वेलकम टू स्टैनफोर्ड एवरीबॉडी। सो आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक ग्रामर में। चलिए हम देखते हैं क्या सीखने वाले हैं आज। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या सीखने वाले हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हर रोज़ 9 बजे लिंक सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है लिंक में। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। स्पीकिंग में पार्टिसिपेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको ईजिली अवेलेबल होगी। आपको ईजिली एक सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगे, इस सीक्वेंस में आपको सिलेबस फॉलो करने का मौका मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था ग्रामर सेक्शन को अलग कर रहा हूँ। तो हियर आज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डील करने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट में हम समझेंगे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है एक्चुअली में। तो 10 मिनट में जानते हैं तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इस कि मैं आंसर दूं, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें, रोक दें और खुद सोचें कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने रोक कर सोचा होगा या कहीं पे लिखा होगा। अब इस सेक्शन को आप ज़रूर पॉज करें। पॉज करने के बाद ये जो एरिया है इसको पढ़ें। यहाँ पर मैंने आसान भाषा में इंग्लिश में लिख रखा है, अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज़ असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स यूज इन अ सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस में किसी वर्ड का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश के सारे वर्ड्स हैं उनकी कैटेगराइज करना, उनको ग्रुप्स में बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो दुनिया में जितनी भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन सबको ग्रुपिंग की गई है 8 पार्ट्स में, और इनको 8 हिस्सों में बांटा गया है। क्या बेसिस था बांटने का? तो उनका जो इस्तेमाल है, उनकी जो काम है एक सेंटेंस में, उस अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। जैसे कि कोई नाम है तो जितने भी नाम हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उन सबको नाउन में रखा गया, जितने भी काम हैं उन सबको वर्ब में रखा गया। इस तरीके से 8 कैटेगरी बनाई गई। पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वहाँ पे 9 कैटेगरी बनाई गई, क्योंकि 2-3 अल्फाज ऐसे थे, वर्ड्स ऐसे थे जो छूट रहे थे। तो 2-3 शब्दों के लिए हमने क्या किया, एक नया कैटेगरी बनाया। तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से 9 कैटेगरी बना दी गई, और पुराने और स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से 8 कैटेगरी बनाई गई। और बेस क्या है, उनका इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हियर वाई शुड वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले कि हम ये सीखें क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर इस चीज़ को हम सीखें क्यों, आखिर इसको सीखने का फ़ायदा क्या है। हमेशा किसी भी काम को करने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर ये काम करे तो करे क्यों। इससे पहले मैं जवाब दूं, आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक दें और सोचें इस बात को कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको क्यों सीखना चाहिए, आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी इसकी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो चलिए समझते हैं आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें सीखना क्यों है। सबसे पहला, सबसे अहम कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंग्लिश वर्ड। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंग्लिश वर्ड मतलब कि हर एक वर्ड, शब्द, इंग्लिश के हर एक शब्द की सही जानकारी के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। उन किसी भी शब्द को कहाँ पे सेंटेंस में, एक वाक्य में एक शब्द को कहाँ पे यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, इसकी समझ के लिए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर बेटर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। हम शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? 2 ही जगह पे करते हैं, या तो हम बोल रहे हैं और या तो हम लिख रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में हमें शब्दों की अगर जानकारी होती है कि ये शब्द क्या है, इस शब्द का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ये शब्द किस कैटेगरी में आ रहा है, ये शब्द को कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता सकता है, जिसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। मैंने ये चीज़ पहले ही आंसर कर दिया है, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आंसर दे रखा है इस चीज़ को कि एज़ पर द स्टैंडर्ड ग्रामर 8 होता है, पर मॉडर्न ग्रामर में आप देखोगे 9 है। गूगल सर्च करोगे 10, 11, 12 भी मिल सकता है। तो ज़्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है।
जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने वैसा कैटेगराइज कर दिया। पर एज पर द स्टैंडर्ड ग्रामर हमें हमेशा ही स्टैंडर्ड ग्रामर को लेकर चलना है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाओगे वहाँ पे आपको 8 ही टाइप्स और 8 ही पार्ट्स मिलेंगे। चलिए अब सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं जो कि है नाउन। किसी भी नाम को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी नाम हैं, राम, श्याम, लड़का, लड़की, जो भी स्कूल, सारे के सारे शब्द जो भी हैं वो नाउन के अंदर आता है। उस कैटेगरी या ग्रुप को नाउन कहते हैं। सब दूसरी वाली प्रोनाउन, जो भी शब्द किसी नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आए फिर से बैक जाकर के फिर से सुनना है, इसको कोई इशू नहीं है। प्रोनाउन अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो इन सारी चीज़ों को मैं फर्दर भी डील करूँगा। जब इनको इंडिविजुअली डील करूँगा तो मैं इनकी डेफिनेशंस भी बताऊँगा इंग्लिश में, और एक बार डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, और तब मैं इनके टाइप्स भी बताऊँगा सबके। सो प्रोनाउन क्या है कि जो लफ्ज़, जो शब्द किसी नाउन के बदले में आए। जैसे कहूँ कि रितिका इज़ अ गर्ल, मैंने रितिका बोला, अब मैं बोलूँगा शी इज़ अ गुड गर्ल। मैंने शी यूज़ किया रितिका की जगह पर। रितिका एक नाउन था, शी एक प्रोनाउन है, तो शी कहाँ पे आया? रितिका की जगह पे आया। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसे शब्दों का समूह है या ग्रुप है, वहाँ पे सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड रखे गए हैं जो किसी न किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। अगले बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव शोज़ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। सो ऐसे अल्फाज और शब्द इंग्लिश के जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताते हैं कि ये कैसा है। जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे गुड है, ये बता रहा है कि लड़की अच्छी है, ठीक है। जब ये लड़की अच्छी है तो ये अच्छा कौन बता रहा है? गुड बता रहा है। तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, बैड हमारा एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा है। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वर्ब, चौथी कैटेगरी, चौथा ग्रुप जो है, चौथा पार्ट्स है जो वर्ब है। कोई भी काम कर लो, दुनिया का जितने भी काम हैं या जितने भी ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के जो ये दिखाए कि ये जो शब्द है ये दिखाता हो कि ये किसी काम को बताता हो। जैसे कि बैठना, खड़े होना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, नहाना, नाचना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ईट, प्ले, डांस, सिट, स्टैंड। सो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वर्ब की कैटेगरी और ग्रुप में आते हैं। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाइज और डिफाइंस अ वर्ब। तो एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या कर रहा है? किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव क्या कर रहा था? ऑलरेडी एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन की खासियत, विशेषता को बता रहा था ऑलरेडी। अब ये एडवर्ब आके क्या कर रहा है? उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हफ्शा खूबसूरत लड़की है। अब उसमें बोलूँ, कोई आकर बोले कि हफ्शा बहुत खूबसूरत लड़की है, तो ये बहुत, इसने क्या किया? खूबसूरत को भी मॉडिफाई कर दिया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हफ्शा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने ये कहा, तो अभी तक मैं एडजेक्टिव को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँ हफ्शा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कहा वेरी, तो अब इसने क्या किया? ब्यूटीफुल को भी डिफाइन ज़्यादा कर दिया। मतलब ये जो वेरी आ रहा है, ये जो वेरी आया, इसने क्या किया? ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव था उसको भी और ज़्यादा क्वालिफाई और डिफाइन कर दिया। तो इसलिए इस तरीके से के जो जितने भी वर्ड हैं, वेरी, मोस्ट, लीस्ट, मोस्ट, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उन सबको एडवर्ब की कैटेगरी या ग्रुप में डाला गया है। छठी कैटेगरी की तरफ आते हैं। यहाँ पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी भी चीज़ की अवस्था को बताता है, स्थिति को बताता है कि कोई सामान है, वो है कहाँ पे। अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ? आई एम ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन के ऊपर हूँ। तो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं,
जो भी ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे शब्द हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, ये सारे शब्दों को, जैसे कि इन, शी इज़ इन द चेयर, मतलब कि चेयर के अंदर है, शी इज़ ऑन द चेयर, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, कहाँ बैठी है। तो ये एक अवस्था, एक सिचुएशन बता रहा है, ये एक ये समय को ही बताता है प्रीपोजिशन। जैसे कि उसका जन्म कब हुआ, शी बॉर्न ऑन 17th of February, ऑन। अब ये क्या है, एक समय को बता रहा है। तो ये ऑन एक समय को बता सकता है, एक स्थिति को बता सकता है, एक अवस्था को बता सकता है कि आखिर आप हो कहाँ पे, आखिर ये कब हुआ था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, जो वर्ड आ रहा है इन, ऑन, ऐसे शब्दों के ग्रुपिंग को प्रीपोजिशन कहते हैं। सातवां कंजक्शन, ऐसे शब्द जो कि ज्वाइन करता हो दो वर्ड को या फिर दो फ्रेजेस मतलब होता है अधूरे सेंटेंसेस, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ऐसे शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन में जैसे कि एंड है, बट है, आइदर और, नाइदर, नॉर, इफ़, बहुत सारे शब्द आते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट वीडियोस में। जैसे कि राम वॉज आई एंड, सॉरी, जैसे कि राम एंड आई एम, सॉरी, जैसे कि मैं हिंदी में पहले बोलता हूँ, जैसे कि श्याम और राम मार्केट जा रहे हैं। तो श्याम और राम को जो शब्द जोड़ रहा है वो है और। इंग्लिश में इस और को एंड कहते हैं, श्याम एंड रैम, श्याम एंड रैम। सो यहाँ पे श्याम और राम को एंड जोड़ रहा है, तो इस एंड को कंजक्शन कहते हैं। श्याम एंड रैम आर गोइंग टू द मार्केट। अब आते हैं दो फ्रेजेस को जोड़ने की बात। जैसे कि मैं कहूँ शी वॉज गोइंग बट डिडंट, वो जा रही थी लेकिन नहीं गई, ठीक है। तो शी वॉज गोइंग, एक सेंटेंस आया, कंप्लीट सेंटेंस है, बट लगाया, डिडंट, अब आगे एक फ्रेज, एक वर्ड जोड़ दिया जो कि डिडंट था, डिड नॉट या डिड नॉट गो। अगर मैं फ्रेज जोड़ूँ डिड नॉट गो, सो ये फ्रेज को जो जोड़ रहा है सेंटेंस के साथ वो वर्ड है बट। सो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में एंड को समझाया, दूसरे में बट को समझाया। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी जोड़ने वाली बात हो, दो शब्दों को, दो अधूरे सेंटेंसेस को, वाक्यों को, या फिर पूरे वाक्यों को भी जो जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। अगला आता है इंटरजेक्शन, बहुत ही आसान है। जैसे कि इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी फीलिंग को शो करते हैं। जैसे कि ओह मैं थक गया, तो ये ओह, ये जो ओह है ये इंटरजेक्शन के टाइप्स में, कैटेगरी ग्रुपिंग में आता है। हुर्रे, हम पार्ट ऑफ स्पीच सीख गए। तो ये जो हुर्रे आया, जो एक फीलिंग को दिखा रहा है, एक खुशी, एक हैप्पीनेस को दिखा रहा है, इसको हम इंटरजेक्शन की ग्रुपिंग और कैटेगरी में रख रहे हैं। एक जो नया ऐड किया है इन्होंने, वो मैं बता देता हूँ। एज पर स्टैंडर्ड ग्रामर नहीं है, बट आर्टिकल नाम से एक कैटेगरी, आर्टिकल आप जानते होंगे, ए, एन और द आर्टिकल के अंदर आते हैं, जिनको स्टैंडर्ड ग्रामर में तो नहीं रखा गया है, पर आजकल मॉडर्न ग्रामर में मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिलेगा कि 9 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। बट एज पर द स्टैंडर्ड ग्रामर हमें 8 ही मानना है, 8 ही समझना है और 8 ही लेके चलना है। अब यहाँ पर वीडियो के अंत में, वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इस होमवर्क को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस होमवर्क को आपको मुझे रात 9 बजे जो आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तब आंसर करना है। बहुत ही आसान सा होमवर्क है जो कोई भी कर सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब? नाउन और वर्ब में क्या अंतर है, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आया हो वापस जाओ, दोबारा वीडियो को देखो, लेकिन इस चीज़ को इंग्लिश में आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में आपका राइटिंग पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन में आपका स्पीकिंग पार्ट है। अपना प्रेजेंटेशन तैयार करो और मुझे रात 9 बजे सेम लिंक को क्लिक करके ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ये नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन।
रेडी रहो, नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करो ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं आपके मोबाइल पर सबसे पहले पॉपअप में सामने आए और आप देख सको। ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। थैंक यू सो मच गाइज।